हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है शेर शाह का काल में जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी इकोनॉमी, उसके जो है बेसिकली लिटरेचर, उसका आर्किटेक्चर, उसका जो न्याय व्यवस्था है वो, मुद्रा व्यवस्था, सड़कें, सराय वगैरह वगैरह, हम सब कुछ जो है कवर कर देंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, जो भी बेसिकली शेरशाह द्वारा जो है अपने शासनकाल में किया गया। ठीक है, तो अब हम बात करें शेरशाह के प्रशासन की, तो ये जो है साम्राज्य निर्माता के तौर पे कहें या प्रशासन के तौर पे बोले, प्रशासक के तौर पे, ये अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर ने भी जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था, और उसका जो शासनकाल था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसे पूर्वगामी कहा गया, बेसिकली अकबर से पहले, क्योंकि अकबर से पहले था शेरशाह का काल, और शेरशाह ने जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बारे में नहीं सोचा था, उसने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। इसीलिए उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये आगे चल के बोरो भी किया गया। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की या शासन करने के तरीके थे उसको आगे फॉलो किया गया। ठीक है, तो अब हम बात करें शेरशाह के प्रशासन की, तो चाहे साम्राज्य निर्माता के तौर पे कहें या प्रशासक के तौर पे, चाहे वो सैनिक हो या असैनिक, ये कहलाया अकबर का पूर्वगामी। अब हम बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो था ये था सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत, जिसमें समस्त शक्तियाँ किसके पास थी? केंद्र के पास। और केंद्र कौन था? केंद्र खुद शासक था, वही हर चीज़ का प्रधान था, ना कि मंत्री। ठीक है, मंत्री होते थे, ऐसा नहीं है कि मंत्री अपॉइंट ही नहीं किया और खुद अकेले शासन कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इतना बड़े क्षेत्र के लिए उसे जो है बीच में लोग तो लाने ही पड़ेंगे, तो मंत्री तो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। बस पॉइंट क्या है, वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं थे, उन्हें हर चीज़ के लिए जो है सेंटर के पास जाना पड़ेगा, और सेंटर कौन है? वो शासक है। शासक कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह की अगर हम बात करें तो उसने सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर ही भाई वो जो 4 विभाग थे उनको स्थापित करे रखा, जैसे दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत का काम क्या होता था? लगान और अर्थ जो व्यवस्था का बेसिकली प्रधान होता था, जिसमें राज्य का आय व्यय लेखा जोखा सब रखा जाता था। तो एक तरह से आप याद करने के तौर पे देख लो, वजह हम कहाँ देते हैं भाई? जब लेखा जोखा करते हैं। ठीक है, और लेखा जोखा किसके लिए किया जाएगा भाई? इकोनॉमी के लिए किया जाएगा, कि भाई कितना खर्च हुआ, कितना आपने कमाया, ठीक है, कितना लगान आया, कैसे लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से दीवानी वजारत में आ जाएंगी, ये याद करने की एक ट्रिक बना लीजिए। अब इसी तरह हम बात करें नेक्स्ट की, तो दीवाने आरिज। अब आरिज से आप ऐसे कर लीजिए, मतलब आर्मी, तो भाई आर्मी का जितना भी काम है सारा यहाँ पे होगा। सेना का नियंत्रण हो गया, प्रशिक्षण हो गया, रसद, भर्ती, संगठन, सब कुछ जो है दीवाने आरिज में होता है। अब हम अगला बात करें तो दीवाने रसालत। रसालत जो होता है वो विदेशी मंत्री होता है, बेसिकली राज्यों का पत्र व्यवहार करता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम, कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट का काम करना, बात पहुंचाना, तो भाई जितने भी रस है उसको बेचाना, फैलाना, तो वही राज्यों का पत्र व्यवहार करना। ठीक है, अब हम बात करें दीवाने इंशा की, तो जो इंशा है इसका क्या है कार्य? सुल्तान जो है इसका कार्य सुल्तान के आदेशों को लिखना, सूचना पहुंचाना होता है। बेसिकली जो भी सुल्तान ने बोला वो लिखना या उसे सुनना या डॉक्यूमेंट करना, बेसिकली उसको जो है कलेक्ट करके रखना। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही 4 विभाग थे और कोई था नहीं, तो और भी विभाग थे, जैसे दीवाने काजी, न्याय करना का काम था। दीवाने बारीद, बारीद वर्ड का मतलब ही होता है गुप्तचर, तो भाई ये राज्य के गुप्तचर विभाग हो गया, डाक व्यवस्था वगैरह देखने लगा। मुंसिफ मुंसीफान जो है बेसिकली एक न्यायिक अधिकारी होता था। ठीक है, अब हम बात करें अगर शेरशाह के काल की, तो शेरशाह के समय पे कोई भी पुलिस व्यवस्था तो नहीं थी। अब पॉइंट यह है कि पुलिस व्यवस्था नहीं है तो भाई शांति व्यवस्था कैसे बनेगी?
शांति व्यवस्था बनाने के लिए उसने अपने साम्राज्य में जो है काफ़ी सारे अधिकारियों की नियुक्ति करी, ठीक है, जिसमें हम भाई अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सरकार से परगने में डिवाइड होता है, और जो उनको कंट्रोल करता है वो होते हैं शिकदार, मुंसिफ, फौजदार, कारतून। जो फौजदार होते थे वो होते थे खजांची, बेसिकली ये इनकी हेल्प करने के लिए होते थे, ठीक है, और एक कारतून जो है हिसाब किताब रखने के लिए। अब हम सेंट्रल लेवल पे जैसे बात करते, वो प्रोविंशियल लेवल पे कि भाई 47 जिलों में जो है इन सरकारों को बांटा, तो वो कौन देखता था, शिकदार है शिकदारुन, और मुंसिफ है मुंसिफान। तो अब ये जो शिकदार है शिकदारुन होता था ये सैन्य अधिकारी होता था, और मुंसिफ है मुंसिफान जो है न्यायिक अधिकारी होता था, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा भी ना, ये जो मुंसिफान है ये कौन है, ये न्यायिक अधिकारी है। तो ये शिकदारुन कौन होता है, ये सैन्य अधिकारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा, शिकदार क्या करेगा, सैन्य अधिकारी होगा, वहीं मुंसिफ जो होगा वो क्या होगा, वो एक न्यायिक अधिकारी होगा, और इन दोनों की हेल्प के लिए कौन होता है, फौजदार और कारतून, ठीक है, खजांची और हिसाब किताब करने वाला। और रही गांव के लेवल पे, तो गांव के लेवल पे वही परंपरागत व्यवस्था जो है वो लागू रही, उसमें कोई चेंज नहीं लाए कि भाई चौकीदार, पटवार और प्रधान यही सब देखते थे, तो यही सब जो है कंटिन्यू किया। अब हम बात करें वहाँ की इकोनॉमी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भाई उसको कहाँ कहाँ से जो है रिसोर्सेज या एक तरह से कह लीजिए पैसा मिलता है, तो भाई उसे लगान से मिलता है, कुछ व्यापारिक करों से मिल जाता था, कुछ टकसाल और नमक कर से मिल जाता था, और कुछ जो लवारिस संपत्ति होती थी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिल जाती थी, तो उससे उन्हें जो है बेनिफिट होता था। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली लगान की, तो लगान जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसा था जो हम मॉडर्न पीरियड में पढ़ते हैं ना, तो रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो जो किसान से डायरेक्टली संपर्क करके लिया जाए लगान, वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट की तरह ही हो गया, ठीक है। तो अब उसका निर्धारण कैसे करें कि भाई डायरेक्टली अगर किसानों से लेना है तो भाई कितना टैक्स जो है उनसे लेना है, लगान लेना है, इसका निर्धारण किया कैसे जाए। तो उसके निर्धारण के लिए जो है शेरशाह ने क्या किया, भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा कि भूमि कैसी होगी। एक तो ऐसी भूमि होगी जो भाई बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगी, बहुत ही फर्टाइल होगी, तो उसे अच्छी बोला। एक होगा कि फर्टाइल तो है पर उतना अच्छा भी प्रोडक्शन नहीं है जितना भाई यहाँ पर है, तो ये मीडियम है, तो ये हो गया मध्य। एक ऐसी लैंड होगी जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं उगता है, तो वो हो गई खराब। तो उसने ऐसे कैटेगरी में बांट लिया, और लगान निर्धारण करने के लिए जो है फलदारों की एक पूरी सूची बनाई जो थी रही। अब उसे भूमि को भी नापना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो अच्छी है, मध्य है, खराब है, उसने भाई कैटेगरी बांट ली। अगर उसके पास 4 अच्छी भूमियां हैं, तो अब वो उन चारों से क्या इक्वल बेसिकली लगान लेगा? नहीं, ये डिपेंड भी तो करेगा ना, क्या पता ये जो 4 अच्छी भूमियाँ हैं इसमें बहुत सारी भूमि हो, इसके पास थोड़ी सी भूमि हो, इसके पास इतनी भूमि हो, और इसके पास इतनी सारी भूमि हो, तो अब सब पे क्या लगान इक्वल जाएगा? नहीं ना, वो तो उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा कि अच्छी होगी, मानते हैं, पर किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है कम है ये डिपेंड करेगा लैंड पर। तो जो है भूमि को मापा कैसे जाए, तो गजे सिकंदरी और सन्न की डंडी, ये 2 तरीके थे। तो इन सब के थ्रू जो है ओवरऑल निर्धारण हुआ, ये गल्ला बख्शी, बटाई, नक्श, मुक्तई, कनकूत, नकदी, जप्ती, ये सब जो है अब ऐसे डिसाइड किया, और भूमि के उत्पाद का लगान जो है 1/3 रखा गया कि भाई 1/3 जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके टोटल प्रोडक्शन का। वहीं बस अपवाद में अगर हम बात करें तो मुल्तान में ही जो है 1/5 होता है, बट ओवरऑल पूरे उसके साम्राज्य में जो है 1/3 जो है लिया जाता था, बस मुल्तान में 1/5 लिया जाता था। और किसान जिनके पास जो है बेसिकली नहीं है लैंड, तो पट्टे पे दे देते थे, तो उसे जो है कबूलियत पत्र कहा जाता था। अब हम बात करें भाई लगान के, उन्होंने लगान के तौर पे टैक्सेस लिए, ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होता था कि भाई किसानों से इतना ही टैक्स लिया जाता हो, और भी तरीक़ों से टैक्स लिया जाता था, जैसे जरीबाना। अब जरीबाना क्या होता था, ये एक सर्वेक्षण शुल्क होता था जो राजस्व का 2.5% होता था, वो लिया जाता था। दूसरा हो गया महासिलाना, ये कर संग्रह शुल्क होता था जो बेसिकली 5% हुआ करता था, ठीक है। अब हम बात करें उसकी न्याय व्यवस्था की, तो ये भी सेंट्रलाइज थी, और इसमें सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वो खुद होता था।
ये न्यायप्रिय शासक था, इसीलिए इसने भाई दो हिसाब बनाए, जैसे एक तो फौजदारी हो गया जहाँ पे भाई क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह देखेंगे, और एक लगान संबंधी नॉर्मल इश्यूज या जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गए उन सबको देखने के लिए। तो उसमें जो है सरकार परगना हो गया और फौजदार में भी परगना सरकार हो गया, ठीक है। और यही हमने ऊपर भी देखा था कि सरकार के काम कौन देखेगा, मुंसिफे मुंसिफान, और यहाँ पे भी सरकार के काम कौन देख रहा है, फौजदारी में शिक्तेदार है शिक्तेदारन, क्योंकि भाई ये शिक्तेदार जो है ये बिल्कुल ऑफेंस जो क्रिमिनल ऑफेंस है इन सबको देख लेगा। मुंसिफान जो है भाई जो भी मुंशी जो काजी और ये लोग जो होते हैं ये नॉर्मली डिसाइड कर देंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और परगना में जो है मुंसिफ हो गया और यहाँ परगना पे शिकदार हो गया, ठीक है। ऊपर जैसे हमने ये पूरा सिस्टम देखा था कि भाई शिक्तेदार शिक्तेदारन का सैन्य अधिकारी हो गया, ये मुंसिफान न्यायिक हो गया, यहाँ पे शिकदार मुंसिफ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई न्याय व्यवस्था में भी इन लोगों का ही रोल था। काजी जो है असैनिक मामलों को देख लेता था, और गांव में भाई नॉर्मल वही सिस्टम जो पहले से कंटिन्यू चलता आ रहा था, ग्राम पंचायत का वही सिस्टम। वो छेड़छाड़ इसलिए नहीं करी क्योंकि भाई ज़्यादातर पॉपुलेशन तो जो यहाँ की थी वो अपना ही सिस्टम अडॉप्ट करेगी ना, अगर वो उनका सिस्टम पूरी तरह से हटा देंगे तो भाई रूल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से। अब हम बात करें मुद्रा व्यवस्था की, तो शेर शाह ने जो पहले की तरह जो शासकों ने भाई जो भी घिसे पिटे सिक्के चला रखे थे उनको कंटिन्यू नहीं किया, उन्हें बंद करके जो है खुद से नई टकसालें बनवाई। और अब भाई नए सिक्के बनवाएगा तो टकसालें भी कई सारी बनानी पड़ेंगी, तो तकरीबन इसके काल में 23 टकसालें जो हैं टोटल रही। और उसके स्थान पे ये जो इन्होंने घिसे पिटे सिक्के थे ना, इसके स्थान पे कुछ शुद्ध चांदी के सिक्के लाया जो बेसिकली रुपया कहलाया, जो 180 ग्रेन था, ठीक है। तांबे का बोले तो उसे दाम कहा जो 380 ग्रेन था। सोने का सिक्का बोले तो उसका नाम अशरफ था जो चांदी के 16 सिक्कों के बराबर था, ठीक है। अब हमने देख लिया यहाँ चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, और इनके नाम भी देख लिए, रुपया, दाम, अशरफ, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई क्या फीचर था, क्या खास बात थी इन सिक्कों की, तो ये अरबी या नागरी लिपि में थे, और इन सिक्कों पे शेर शाह का नाम था, पद था, टकसाल का भी नाम होता था कि भाई क्योंकि 23 टकसालें थी ना, तो अब 23 में से कौन से वाले में ये छपा है, तो ये भी बताने के लिए जो है पर्टिकुलरली टकसाल का नाम भी होता था। और यहाँ तक जो है इस्लाम के 4 खलीफाओं के नाम भी हुआ करते थे, तो ये सारी डिटेल जो है उसके सिक्कों में मिला करती थी। और इसके सिक्कों को लेके जो है शेर शाह के जो रुपया है पर्टिकुलरली जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, है ना, जो हमने ऊपर ये देखा 180 ग्रेन का है, उसको लेकर जो है एक इतिहासकार स्मिथ थे, उन्होंने ये बोला कि जो ये रुपया है ना वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का ही आधार है, ठीक है। अब हम बात करें इनके सड़कें सरायों की, तो 4 जो हैं सबसे प्रसिद्ध जो हैं सड़कें इनके काल की रही हैं शेरशाह सूरी की। तो एक सोनार गांव बंगला से अटल पंजाब तक, एक आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और चित्तौड़, और लाहौर से मुल्तान, ठीक है। तो शेर शाह ने इन सड़कों को जो है जब बनवाया तो हर 2 कोस पे 1700 सरायों का तो उसने निर्माण कराया, और इन सब का जो कंट्रोल देख रहा था वो शिकदार देख रहा था, ठीक है। अब उसके समय की इमारतें और साहित्यों की बात की जाए तो शेर शाह के उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए इसने रोहतासगढ़ का जो है किला बनवाया। ये हमने जो है शेरशाह सूरी की क्लास में भी पढ़ा था। इवन इसने जो है दिल्ली का जो पुराना किला है और कन्नौज नगर है उसको बर्बाद करके शेरसूर नगर बसाया, ठीक है। बिहार का नाम पटना कर दिया। शेरशाह कालीन सर्वश्रेष्ठ इमारत अगर हम बोले तो सासाराम है, जो बेसिकली इसकी खुद की जो है एक मकबरा है, टॉम है, जो झील के बीच में चबूतरे पे बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो सासाराम है ना उस पे जो इसने अपना खुद का टॉम बनाया है उसे कनिंघम ने ना ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर बोला है, ठीक है। और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जाने जो बेसिकली लिटरेचर है उसके काल का, तो मलिक मोहम्मद जयसी जो थे उन्होंने 1540 में पद्मावत जो है इनके काल में बैठकर लिखी थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं अकबर की। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।